नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम थर्ड नंबर लेसन जो हमारा चल रहा था 12th बायोलॉजी में, उसका आज ये आपके पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं आपके भ्रूण का इसमें परिवर्धन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। अब देखो यहाँ पे भ्रूण से मतलब है कि फल व बीज का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, अब पादप में ऐसा तो है नहीं कोई संतान उत्पन्न होगी, तो संतान के रूप में उसमें क्या होता है, या तो बीज होता है या फल होता है या किसी नए पादप का निर्माण। ठीक है, तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि बीज व फल का निर्माण कैसे होगा भ्रूण परिवर्तन में। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी हमारे पीडी एकांतरण की। आपके पादपों में पीडी एकांतरण क्यों जरूरी है और ये किस प्रकार से होती है इसमें पीडी एकांतरण। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए इस 12th बायोलॉजी में जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर करवा रहा हूँ, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पे हर एक वीडियो लेक्चर के और हर एक चैप्टर के आपको हैंड राइटिंग नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके पार्ट नंबर 4 इसका थर्ड नंबर लेसन का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है कि भ्रूण का परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो भ्रूण का परिवर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हमने जो थर्ड पार्ट पढ़ा था इसका। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अंड कोशिका का एक केंद्रक और एक आपके जो पराग नलिका में जो केंद्रक होता है एन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके 2N, और 2N ये होता है क्या आपके युग्मनज होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, युग्मनज होता है, क्या होता है ये युग्मनज या जाइगोट होता है, यही है। फिर हमने देखा था कि एक आपके 2N केंद्रक होता है, ये 2N केंद्रक एक आपके नर युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाता है 3N केंद्रक, और ये 3N केंद्रक होता है क्या आपके भ्रूण पोष होता है, क्या होता है भ्रूण पोष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भ्रूण पोष का कार्य भी देखा था हमने कि ये भ्रूण पोष क्या करता है, इस युग्मनज को या जो परिवर्तित जो भ्रूण होता है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य हो, उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब देखो इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या देखना है कि जो आपकी ये युग्मनज है यहाँ पे, ठीक है, ये युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, आपकी भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, यहाँ पे ये युग्मनज आपकी भ्रूण का निर्माण करेगा। और ये भ्रूण का निर्माण होगा कैसे वो हमें यहाँ पे एकदम डिटेल से समझना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक सी बातें वो तो आपको इसमें याद रखनी होगी। कौन कौन सी बातें, देखो कि सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन वो पादप के कौन से कुल में किया गया था, तो क्रूसीफेरी पादप में। ठीक है, और वो भी कौन से पादप, द्विबीजपत्री डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें किया गया था। ये पादप का नाम है आपके यहाँ पे, ठीक है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ठीक है, और एक वैज्ञानिक का नाम पे यहाँ पे हेंसटीन ने 1840 में ये आपके भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया था। ठीक है, ये तो इसकी जनरल डिटेल्स हो गई। ठीक है, अब देखो सामान्यतः निषेचन के समय भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर आपकी क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करता है। अब देखो जो युग्मनज बना है हमारे पास, एक साइड में देखो मैं साथ साथ में यहाँ पे समझाते आपको, ये जो हमारे पास द्विगुणित युग्मनज बना है। ठीक है, इस युग्मनज में क्या होगा, देखो प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ, अगर अनुप्रस्थ विभाजन की बात हो कहीं पर तो उसमें करना आपको इस प्रकार का विभाजन। ठीक है, जैसे कि ये कोशिका है, इसमें इस प्रकार का जो विभाजन करते हो तो वो हमेशा कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ठीक है, एक विभाजन होता है अनुदैर्ध्य विभाजन, तो इस प्रकार की जो कोशिका है अगर इसमें हम ऐसा खड़ा विभाजन करते हैं तो वो विभाजन होता है आपकी अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक है, अनुप्रस्थ की बात की जाए तो अनुप्रस्थ विभाजन ऐसा होता है, जबकि अनुदैर्ध्य विभाजन आपके इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब देखो जो युग्मनज है, इस युग्मनज में प्रथम विभाजन कौन सा होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, मतलब ये आपके इस प्रकार का विभाजन होगा। अब युग्मनज में इस प्रकार का विभाजन होगा तो दो कोशिका बनी यहाँ पे, एक तो ऊपर वाली कोशिका,
एक नीचे वाली कोशिका बिल्कुल बनी, ये दो कोशिका यहाँ पे। तो ऊपर वाली कोशिका मतलब ऊपर शीर्ष की ओर है, तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षस्थ कोशिका, एपिकल सेल्स कहते हैं, ठीक है। जबकि जो नीचे की ओर है, आधार की ओर है नीचे, तो नीचे उसे कहते हैं आपकी आधारीय कोशिका या बेसल सेल्स। इतना तो क्लियर है आपके कि युग्मनज है, युग्मनज में आपके अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिका बनती है, ऊपर वाली आपके शीर्षस्थ कोशिका, जबकि नीचे की ओर कौन सी कोशिका बनती है, आपकी आधारीय कोशिका बनती है। ये बात तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जो शीर्षस्थ कोशिका है वो निभाग की ओर, जबकि आधारीय कोशिका बीजाणु द्वार की ओर स्थित होती है। अब माइंड में आप उस बीजाणु की संरचना लाओ। बीजाणु की संरचना मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो बीजाणु की संरचना में हमने दो भाग दे रखे थे, एक तो ऊपर वाला भाग आपके निभाग भाग, जबकि नीचे वाला कौन सा भाग होता है, बीजाणु द्वारी। तो जो शीर्षस्थ कोशिका बनती है, ऊपर वाली कोशिका, ये तो आपके निभाग भाग की ओर बनती है, जबकि जो आधारीय कोशिका होती है, ये आधारीय कोशिका आपकी बीजाणु द्वार की ओर बनती है। किस ओर बनती है, बीजाणु द्वार की ओर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य तथा आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब देखो वापस जो आपके इस प्रकार की हमारे पास कोशिका बनी है, अब जो शीर्षस्थ कोशिका में देखो यहाँ पे कौन सा विभाजन दिया गया, अनुदैर्ध्य, मतलब इस प्रकार का ये विभाजन होगा। ये लो शीर्षस्थ कोशिका मैंने इस प्रकार का अनुदैर्ध्य विभाजन कर दिया, जबकि आधारीय कोशिका में आपके अनुप्रस्थ विभाजन, ये लो आधारीय कोशिका में मैंने अनुप्रस्थ विभाजन कर दिया। क्लियर है बात यहाँ पे। और ये दोनों विभाजन, ये अनुदैर्ध्य विभाजन और ये अनुप्रस्थ विभाजन, दोनों विभाजन साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक विभाजन पहले हो गया एक विभाजन बाद में हो गया, ये दोनों विभाजन क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको जितना मैंने अभी तक बताया इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या था, एक युग्मनज था, ये युग्मनज, युग्मनज में अनुदैर्ध्य विभाजन से देखो ये आपकी दो कोशिका बन गई। ये लो, आप अगर इंग्लिश में डायग्राम नहीं समझना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिंदी में समझ सकते हो, ठीक है। ये दो, ये लो हिंदी में डायग्राम, यहाँ पे नाम हिंदी में लिखे हुए कि आपको समझ में आसानी से आए। युग्मनज है, युग्मनज में विभाजन से ये देखो दो कोशिका बन गई। ऊपर की ओर आपकी कौन सी, शीर्षस्थ कोशिका, जबकि नीचे की ओर ये आधारीय कोशिका। अब देखो शीर्षस्थ कोशिका में देखो यहाँ पे इस प्रकार का विभाजन हो रहा है, तो ये कौन सा, अनुदैर्ध्य विभाजन, जबकि आधारीय कोशिका में ये देखो ऐसा विभाजन हो रहा है जिसे हम अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये ऐसी संरचना बनती है। क्लियर है यहाँ तक ये संरचना अभी तक तो, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि साथ साथ में पढ़ते जाना और डायग्राम को भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, अनुदैर्ध्य विभाजन से निर्मित दोनों शीर्षस्थ कोशिकाएं पुनः विभाजन के लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। जैसे कि दो शीर्षस्थ कोशिका बनी, उनमें उनके लंबवत, लंबवत कैसे होगा, इस प्रकार से। तो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिससे चार कोशिकाएं बनती है। देखो पहले तो हमारे पास दो कोशिका बनी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने समझाया था आपको कि ये ऊपर वाला दो कोशिका बनी थी, ठीक है। अब इसमें ऐसे मैं लंबवत विभाजन करता हूँ तो ऊपर कितनी कोशिका बन जाती है, 1 2 3 और 4, तो 4 कोशिका बन गई। तो इन 4 कोशिका बनती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, चतुष्टांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्टांश कहते हैं, ठीक है। इस चतुष्टांश में पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, मतलब इस प्रकार के से हमने जो विभाजन किया था उसमें एक और लंबवत ऐसा विभाजन होगा कि जो 4 कोशिकाएं बनी है ऊपर, उन 4 से कितनी कोशिकाएं बन जाए, आपकी 8 कोशिकाएं बन जाए। और 8 कोशिका बनने पर हम उसे क्या कहते हैं, अष्टांश संघ कहते हैं, ठीक है। मतलब 8 अंश का समूह, 8 कोशिकाओं का समूह। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो 8 कोशिका बन गई। अब देखो 8 कोशिकाओं में एक और ऐसा विभाजन होगा इसमें कि 8 कोशिकाओं की परत तो एक तो आगे की ओर हो जाए और एक 8 कोशिकाओं की परत पीछे की ओर हो जाए। मतलब इस प्रकार से 2 कोशिका बनेगी, ठीक है, जिसमें इससे आगे वाली कोशिका में भी 8 कोशिका होगी और पीछे वाली भी जो परत होगी उसमें भी 8 कोशिका होगी, ठीक है। टोटल कोशिका कितनी होगी, 16, पर 2 परतें यहाँ पे, ठीक है। आगे वाली परत में भी 8 कोशिका और पीछे वाली परत में भी कितनी कोशिका बनेगी, यहाँ पे आपके 8 कोशिका बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अष्टासंघ की प्रत्येक कोशिका में परिणतिक विभाजन होने से 8 कोशिकीय बाह्य परत, मतलब जो बाहर वाली परत होती है उसे तो क्या कहते हैं, बाह्य त्वचाजन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डर्मेटोजन, ठीक है।
तथा एक 8 कोशिकीय आंतरिक परत बनती है जिसे क्या कहते हैं, डर्मेटोजन। एक क्या बनती है आपकी आंतरिक परत बनती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाहर वाली परत बाह्य त्वचाजन, अंदर वाली आंतरिक त्वचाजन हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले 4 कोशिका, 4 से उसमें विभाजन होगा 8 कोशिका, 8 कोशिकाओं में फिर विभाजन होगा, जिससे 8 कोशिकाओं की परत एक तो आगे की ओर बन जाएगी, एक परत पीछे की ओर बन जाएगी, ठीक है। जो बाहर की ओर होती है उसे बाह्य त्वचाजन, जबकि जो अंदर की ओर जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक त्वचाजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डर्मेटोजन है, मतलब बाहर वाली जो 8 कोशिकाओं की परत है, इसमें अपने तक मतलब एंटी क्लिनिक विभाजनों द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होगा। अब देखो ये बाह्य त्वचाजन है तो ये हमेशा क्या करेगी, उस भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। क्लियर है बात यहाँ पे। और आंतरिक कोशिकाओं से बीज पत्राधार, बीज पत्र के भरण के विभज्योतक तथा प्राक एदा तंत्र बनते हैं। इतनी संरचना आपको अब मैं डायग्राम के द्वारा यहाँ पे बताने वाला हूँ वापस, ठीक है। इतनी जो हमने ये संरचना पढ़ी थी इसको हम डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो ये रही आपके सामने कोशिका, इसमें देखो इस प्रकार से मैं विभाजन करूंगा तो ये आपके ऊपर की ओर देखो 4 कोशिका बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 4 कोशिकाओं में विभाजन करने के द्वारा 8 कोशिकाएं बनेगी। तो देखो आपकी ये 4 कोशिका इसमें, ये 4 कोशिका भीतर की ओर, तो टोटल यहाँ पे कितनी बनी, 8 कोशिका। अब इन 8 कोशिकाओं में विभाजन एक और इस प्रकार से होगा कि इन 8 कोशिकाओं में विभाजन इस प्रकार से होगा यहाँ पे कि 8 कोशिकाओं की एक तो परत बाहर की ओर बन जाए, एक 8 कोशिकाओं की परत अंदर की ओर बन जाए। तो जो 8 कोशिकाओं की परत बाहर की ओर बनती है उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोजन या बाह्य त्वचाजन, जबकि जो अंदर की ओर बनती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक त्वचाजन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो डर्मेटोजन हमेशा क्या करेगी, ये भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, भ्रूण के बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। कौन करेगी, ये डर्मेटोजन या बाह्य त्वचाजन जो ऊतक है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो इसका जो नीचे वाला हमने देखा था जो आधारीय कोशिका, वो किसका निर्माण करेगी, मूलांकुर का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, मूलांकुर का, ठीक है। और जो आंतरिक कोशिका, ये बीज वाली जो कोशिका, ये बीज पत्राधार मतलब बीज पत्र का निर्माण करेगी। ये लो ये यहाँ पे बीज पत्राधार, ये बीज पत्र का निर्माण करेगी, ठीक है। इतनी संरचना आपको समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है आपके, देखो आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप 7 से 10 कोशिका लंबा एक निलंबक बना लेती है, ठीक है। और निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर चुस्कांग बनाती है। अब चुस्कांग का मैंने कल कार्य बताया था आपको कि चुस्कांग क्या कार्य करता है। अगर कल वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा चुस्कांग का कार्य। देखो चुस्कांग का कार्य जो भ्रूण पोषक खाद्य पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है, भ्रूण पोष से खाद्य पदार्थों का अवशोषण। और भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो निलंबक के भ्रूणीय सिरे की तरफ स्थित कोशिका अधस्फीतिका या जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो मूलांकुर के मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करते हैं। मूलांकुर, मूल प्लस अंकुर, मतलब जो जड़ होती है उस जड़ का निर्माण करने वाला जो पहला भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, मूलांकुर, जिसे जड़ का निर्माण होगा। और इस मूलांकुर का निर्माण कौन करती है आपके, कि निलंबक के भ्रूणीय सिरे की तरफ स्थित जो अधस्फीतिका या जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो किसका निर्माण करेगी, आपके भ्रूण का निर्माण करेगी, ठीक है। हाइपोफाइसिस कोशिका किसका निर्माण करेगी, आपके भ्रूण का निर्माण करेगी। ये लो यहाँ पे स्फीतिका, ठीक है। ये कोशिका, ये स्फीतिका कोशिका, ये किसका निर्माण करेगी, आपके मूल या जड़ का निर्माण करेगी। क्लियर है बात यहाँ पे। इतना तो डायग्राम आपके जी और जी के बाद में ये आपके एच डायग्राम, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन फलस्वरूप बनी कोशिकाओं में निरंतर विभाजनों के बाद भ्रूण पहले तो क्या होता है, गोलाकार, और बाद में कैसा हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है। ये देखो यहाँ पे जो हृदय का संरचना, ये लो देखो डायग्राम में
पहले तो भ्रूण कैसा था, गोलाकार था। अब देखो ये हृदय के समान हार्ट के शेप की संरचना हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो ये कैसा होता है, गोलाकार, और बाद में कैसा हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है, ठीक है। इसमें दो पालियां बनने लगती है जो बीज पत्रों में विकसित हो जाती है। किसमें विकसित हो जाती है, बीज पत्रों में विकसित हो जाती है। पालियों के मध्य स्थित खांच के आधारीय भाग में प्रांकुर का विकास होता है। प्रांकुर मतलब देखो, मूलांकुर तो मतलब जो पौधे के नीचे वाला मतलब जड़ वाला भाग बनाएगा, और प्रांकुर का मतलब होता है पौधे के ऊपर वाला जो तने और शाखाओं का निर्माण करेगा, वो भाग कौन सा कहलाता है, प्रांकुर, ठीक है। इसलिए भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति शीर्षस्थ मतलब ऊपर की ओर होती है, ठीक है, एवं बीज पत्रों की पार्श्व होती है। परंतु एक बीजपत्री पादपों में प्रांकुर पार्श्व होता है, मतलब प्रांकुर हमेशा क्या होता है, साइड की ओर होता है, ठीक है। अब देखो, परिपक्व भ्रूण दो बीज पत्रों एवं भ्रूणीय अक्ष में विभेदित होता है। भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग बीज पत्रों परिक तथा नीचे का भाग क्या कहलाता है, बीज पत्राधार। धार मतलब आधार मतलब नीचे वाला भाग, ठीक है। बीज पत्रों परिक के शीर्ष पर प्रांकुर, बीज अंकुरण के समय प्रांकुर से परहो तंत्र तथा मूलांकुर से मूल तंत्र मतलब जड़, ठीक है, का विकास होता है, और बीज पत्रों में भोजन संचित होता है जो अंकुरण के समय नवोद्भिदों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना, देखो ऊपर वाला भाग है ये किसका निर्माण करेगा, प्रांकुर का, जबकि ये नीचे वाला भाग किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर का। ये देखो यहाँ पे मूलांकुर, और ऊपर वाला भाग किसका निर्माण करेगा, प्रांकुर का निर्माण करेगा, ठीक है। अब देखो, जो आपके ये तो अध्यावरण है, अभी तो बाहर वाला ये तो अध्यावरण है, इसकी तो हम बाद में बात करेंगे कि अध्यावरण का क्या होता है, ठीक है। नीचे वाला जो भाग होगा ये तो मूलांकुर का निर्माण, और ऊपर वाला किसका निर्माण करेगा, प्रांकुर का। तो मूलांकुर से आपके मूल तंत्र का निर्माण, जबकि प्रांकुर का आपके परहो तंत्र का निर्माण होगा। क्लियर है बात यहाँ पे, ये डायग्राम आपको अब तो समझ में आया होगा। देखो कैसे समझना आपको, हमारे पास क्या था, एक युग्मनज था। युग्मनज में पहले ऐसे विभाजन होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन, दो कोशिका बन गई, ऊपर की ओर शीर्षस्थ, नीचे की ओर आधारी कोशिका। फिर जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसमें इस प्रकार का विभाजन होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका बन जाती है। ये लो दो कोशिका। अभी इन नीचे वाली कोशिकाओं को नहीं छेड़ना, इनको पड़े रहने देना, ठीक है। अब देखो, इन शीर्षस्थ कोशिका में आपके और अनुप्रस्थ विभाजन होता है ऐसे, जिसे चार कोशिका बनती है। चार कोशिका में विभाजन से और विभाजन होता है जिसे 8 कोशिका बनती है। इन 8 कोशिकाओं में और ऐसा विभाजन होता है कि 8 कोशिकाओं की दो परतें बन जाती है। एक तो बाहर वाली परत डर्मेटोजन, और आंतरिक परत होती है वो आपके आंतरिक त्वचाजन कहलाती है, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये भ्रूण है, यहाँ पे ये गोलाकार था, ये गोलाकार, और फिर कैसा हो जाता है, ये हृदयाकार हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ पे। फिर हृदयाकार होने के बाद में जो डर्मेटोजन है ये किसका निर्माण करता है, आपकी भ्रूण की बाह्य जो त्वचा होती है उसका निर्माण करता है। फिर इससे आपके ऊपर की ओर क्या निकलता है, प्रांकुर, जबकि नीचे की ओर क्या निकलता है, मूलांकुर, जिसे रेडिकल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रांकुर से परोतंत्र का निर्माण, जबकि मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है। यही संरचना थी, इतनी संरचना हमने अभी इस पार्ट में, इस फर्स्ट पेज में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब देखो भ्रूण का निर्माण पर, अब देखो बीज का निर्माण कैसे होगा इन पादपों में। तो द्विनिषेचन के पश्चात, द्विनिषेचन क्या होता है ये मैंने कल वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था कि द्विनिषेचन क्या होता है, ठीक है। फिर से देख लो यहाँ पे द्विनिषेचन क्या होता है। अंड कोशिका का एक केंद्रक नर युग्मक जो नर जनन केंद्रक होता है उसके साथ मिलता है तो 2 संरचना बनाता है, और एक आपके अंड कोशिका प्लस सॉरी जो ये तो हो गया आपकी ध्रुवीय कोशिका और आपके नर जनन केंद्र मिलकर 3 संरचना बनाती है। इन दोनों के मिलने से जो ये 2 और 3 संरचना बनती है इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में भ्रूण एवं भ्रूण पोष का परिवर्धन होता है। ये तो किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का, और ये किसका निर्माण करेगा, भ्रूण पोष का निर्माण करता है, ठीक है। इसके साथ ही अंडाशय एवं बीजाणु में अन्य परिवर्तन भी होते हैं। तो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हुई है तो बीजाणु में कोई ना कोई परिवर्तन तो जरूर होगा वहाँ पे। तो अंडाशय व बीजाणु दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है।
अब देखो जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। देखो यहाँ पे बीज नाम है, बीज प्लस अंड, मतलब क्या होता है, बीजांड आपके बीज में रूपांतरित हो जाता है। जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरण से बीजावरण बन जाता है। अब जो बीजांड के चारों जो अध्यावरण होता है वो अध्यावरण क्या करता है, बीज के चारों ओर का आवरण बना लेता है। ठीक है, बाह्य अध्यावरण आपके बीज चोल, बाह्य बीज चोल जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टा। ठीक है, अब देखो अध्यावरण हमने दो पढ़े थे, एक तो बाह्य अध्यावरण, एक आपके अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण होता है वो बीज के बाहरी आवरण का निर्माण करता है जिसे बाह्य बीज चोल, और इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं, टेस्टा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो अंत्य अध्यावरण होता है वो अंत्य बीज चोल जिसे हम क्या कहते हैं, टेगनम का बनाता है। बीजांड व्रंत होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाता है। नाभिका, बीजांड द्वार, रेफे एवं निभाग कोई में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इनमें उत्कों में परिपक्वता आ जाती है। बीजांड का प्राय भ्रूण कोष परिवर्धन के समय उपयोग में आ जाता है, परंतु कुछ पादपों जैसे काली मिर्च में ये भ्रूण पोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है जिसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। ये डेफिनेशंस भी आपको यहाँ पे याद रखनी। कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण मिलता है जिसे क्या कहते हैं, एरिल। और लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, एरिल। लीची में आपने देखा होगा जो आपके खाने लायक जो भाग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है, मांसल भाग होता है एकदम। ठीक है, यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, कैरेंकल कहते हैं। उदाहरण अरंडी में, अरंडी में आपने देखा होगा एक छोर की तरफ सफेद संरचना पाई जाती है ना, और उसे हम क्या कहते हैं, कैरेंकल कहते हैं। ठीक है, और अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना होती है और उसे क्या कहते हैं, ओपरकुलम कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किसके आधार पर, भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, पहला देखो अभ्रूणपोषी या जिसे हम क्या कहते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। अभ्रूणपोषी मतलब जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, उस भ्रूणपोष का उपयोग क्या करते हैं, हम खाने के रूप में कर लेते हैं। तो इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, अतः परिपक्व बीज भ्रूणपोषी रहित होते हैं, मतलब उसमें भ्रूणपोष नहीं होता, उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, और उदाहरण अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जैसे मटर, मूंगफली और चना, इनमें भोजन बीज पत्रों में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अभ्रूणपोषी या एल्बुमिनस। इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भ्रूण बचा रहता है। यहाँ पे देखो भ्रूणपोषी और वहां पे अभ्रूणपोषी। तो अभ्रूणपोषी में क्या क्या रहता है, भ्रूणपोष पीछे नहीं रहता है, जबकि भ्रूणपोष में क्या होता है, जो आपकी भ्रूणपोष होता है वो पीछे बचा रहता है। ठीक है, जैसे कि मक्का, बाजरा और अन्य जैसे अरंडी वगैरह होते हैं उनमें। तो भ्रूणपोष के आधार पर आपके बीज दो प्रकार के होते हैं, और वहाँ यहाँ पे हमने इन दोनों की बात कर ली थी। ठीक है, अब देखो बीजांड में बीज बनने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है। बीजांड में जो बीजांड व्रंत भाग होता है वो बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाता है। नाभिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीजांड काय में भी कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या तो ये अपहासित हो जाता है या कभी कभी परिभ्रूणपोष मतलब पीछे जो भ्रूणपोष होता है उसका आवरण बना लेता है। ठीक है, अध्यावरण होता है वो बीज के चारों ओर का आवरण बना लेता है। भ्रूणपोष होता है ये आपके नष्ट भी हो सकता है या उपस्थित हो सकता है, ये हमने अभी देख लिया था। बीज दो प्रकार के होते हैं, उनमें सहायक एवं प्रतिमुखी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अंड कोशिका किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी, ये हमने पढ़ लिया था। द्वितीय केंद्रक हो जो आपके 2N केंद्रक होता है वो एक अन्य केंद्रक के साथ मिलकर क्या बनाएगा, आपकी भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा। तो ये आपकी बीजांड काय से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को आपके यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, कि कौन से भाग किस भाग का निर्माण करेंगे, ये सारे नाम जो आपके यहाँ पे दिए हुए ये हमने बीजांड की संरचना में देखे थे। ठीक है, जैसे आपके ये बीज में परिवर्तित होंगे तो ये आपके किस प्रकार से रूपांतरित होंगे,
कौन सा भाग किसका निर्माण करेगा, ये हमने यहाँ पे एकदम डिटेल से पढ़ लिया इस सारणी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बीज का निर्माण पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कि फल का निर्माण कैसे होता है, पादपों में फल का निर्माण कैसे होता है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड का तो देखा हमने, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में विकसित होता है, फल के रूप में। ठीक है, बीजांड एवं अंडाशय में संश्लेषित वर्धी हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। हम देखते हैं जैसे कि सेब है, उसके चारों तरफ जो खाने लायक भाग है, जो फल भित्ति होती है उसके चारों तरफ जो छिलका होता है वो किसका होता है, अंडाशय का ही बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, आपके सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस फल के निर्माण में किसका उपयोग हुआ, आपके अंडाशय की भित्ति का। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर फल के निर्माण में अंडाशय उपयोग आता है तो उसे वास्तविक फल या सत्य फल कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में फल का निर्माण अंडाशय से न होकर इसके बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से होता है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, आभासी फल। तो अंडाशय से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसे वास्तविक या सत्य फल, और अगर आपके अंडाशय से न होकर बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से आपके फल का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। ठीक है, अब देखो कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे फल को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा है ना, आप इस वर्ड से निकालना। अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। तो अंडाशय में बिना निषेचन क्या हो जाता है कि फल का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। वे इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जो फल बनते हैं उस फल को तो क्या कहते हैं, अनिषेक फल, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया, इस प्रकार के फलों में बीज नहीं बनते, जबकि यहाँ पे ये पपीता आपके क्या है, काट देना। ठीक है, क्योंकि पपीते में क्या होता है, बीज बनते हैं उसमें तो हम देखते हैं। ठीक है, पर उन बीजों के द्वारा आप देखना कभी भी आपके एक पौधे का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, उस पौधे का निर्माण नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान में रखना। उसमें बीज तो होते हैं पर वो आपके अंकुरित बीज नहीं बनते। तो आजकल वर्तिकाग्र पर वर्दी हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, ये वर्दी हार्मोन छिड़कने से भी अनिषेक फलन हो जाता है और इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। अब देखो अगर हमें फलों में बीज का निर्माण नहीं करना है तो हम किसका छिड़काव करेंगे, वर्दी हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। तो उसमें फल तो बनेंगे पर फल के अंदर जो बीज होता है वो बीज नहीं बनेगा, और इसे क्या कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन। मतलब हमारे द्वारा उसको प्रेरित किया गया कि तुझे बीज नहीं बनाना है, तो हमने क्या डाला है वहाँ पे, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स जो वर्दी हार्मोन है उनका क्या है, वो क्या है वहाँ पे छिड़काव किया है। तो ये आपके फल की हिस्टोरी थी। यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो अंडाशय है, ये अंडाशय किसका निर्माण करता है, आपके फल का निर्माण करता है। ठीक है, तो अंडाशय जब फल का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। जबकि जब फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फल का निर्माण पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट है आपके पीडी एकांतरण। इस पीडी एकांतरण को बस हमें इस डायग्राम के द्वारा समझना है, बाकी जो थ्योरी है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, देखो इसको हमें डायग्राम के द्वारा समझना है सारा। यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक पादप होता है। क्या होता है, पादप। ये पादप था हमारे पास, यहीं से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकेंड नंबर चैप्टर इस पादप से स्टार्ट किया था। फिर हमने पढ़ा था मादा जननांग की संरचना और आपकी नर जननांग की संरचना। क्लियर बात है। फिर हमने मादा युग्म कोदबिद की संरचना पढ़ी थी। फिर हमने नर युग्म कोदबिद की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने इस बीजांड की संरचना पढ़ी थी। फिर हमने लघु बीजाणु दानी की संरचना पढ़ी थी। लघु बीजाणु दानी के अंदर क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु,
और ये इसके में क्या होते हैं आपके मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। फिर आपकी ये परागनलिका बनी और फिर यहाँ पे ये क्या बना आपकी भ्रूण कोश बना। अब ये परागनलिका इस बीजाणु में प्रवेश करते तो यहाँ पे देखो पादप कैसा अभी 2N है और यहाँ पे ये कैसे हो गई N प्रकार की, ये भी N, ये भी N, ये भी N, ये भी N, ये भी N और ये भी N। मतलब पहले तो आपके द्विगुणित अवस्था आती है, द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था आती है ना। फिर यहाँ वापिस यहाँ पे जैसे परागनलिका आते हैं यहाँ पे देखो वापिस आपके भ्रूण का निर्माण हुआ तो यहाँ पे वापिस 2N संरचना बन जाती है। तो पीडी एकांतरण पाया जाता है। मतलब पहले द्विगुणित अवस्था फिर अगुणित अवस्था और वापिस जैसे आपकी द्विगुणित अवस्था आती है तो ये वापिस आपके बीज होता है, वो बीज का निर्माण कर लेता है। सेम ही मनुष्य के अंदर ये सब होता है, पर मनुष्य के अंदर ध्यान रखना कभी भी आपके द्विगुणित अवस्था कब आती है, सिर्फ और सिर्फ युग्मनज के समय आती है। वैसे तो मानव और दोनों आपके नर व मादा मानव में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, पादप और मानव में, दोनों में। बस आपको याद किसका रखना है यहाँ पे, पादपों में। तो अब देखो यहाँ पे पीडी एकांतरण क्या है कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में दो प्रावस्था पाई जाती है। एक तो बीजाणुद्भिद प्रावस्था, वो कौन सी होती है आपके द्विगुणित होती है, और एक युग्मकोद्भिद जो प्रावस्था होती है वो आपके अगुणित होती है। ठीक है, बीजाणुद्भिद मतलब जैसे बीज का निर्माण होता है तो वहाँ पे 2N संरचना बनती है, और जो आपकी जो युग्मकोद्भिद जो नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं वो कैसे होते हैं आपके NN प्रकार के। तो बीजाणुद्भिद प्रावस्था लंबी अवधि है, यह युग्मनज से प्रारंभ होती है तथा मूल स्तंभ पत्तियों में विभाजित होती है। बस इस संरचना को आप पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमने ये पढ़ा था पीछे वीडियो लेक्चर में, यही सारा यहाँ पे शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। ठीक है, और ये आज आपका जो 3rd नंबर लेसन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।